कि अगर स्टूडेंट सिर्फ कोचिंग कर रहा है या सिर्फ स्कूल कर रहा है, दोनों में बहुत गैप है। आज अगर किसी ने बीटेक कर लिया, बीबीए कर लिया या उसने 12th में अच्छे मार्क्स ले लिए, क्या वो आज सक्सेसफुल है? कैसे जज करना चाहिए कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ट है? हम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो मुझे लगता है डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स में वो एटिकेट्स नहीं है, हाँ जी, वो मैनर्स नहीं है या वो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो रीजन कहाँ है? टॉप 100 स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे उसके लिए 100% स्कॉलरशिप। सर, एक स्टूडेंट अपना होल डे कैसे स्पेंड करेगा जाइट गुरुकुल अकेडमी? टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स की मजबूरी बन गई है। एलन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, उनके जो बच्चे जिस स्कूल्स में जाते हैं, आप मानिए वहाँ कहीं पर भी उनको सोशल मीडिया या फोन यूज करना अलाउड नहीं है। आज जो डेवलपिंग नेशन है वो पीछे क्यों है? मतलब क्या रीजन है एजुकेशनली वो पीछे जा रही है और डेवलप नेशन प्रोग्रेस कर चुकी है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर होस्ट विशाली वर्मा. टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट, मिस्टर अभिषेक बंसल सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग अ स्पेशल वेलकम टू यू सर. जी। Sir, we have educational hub, जाइट स्कूल, जाइट कॉलेज एंड जीन पॉलिटेक्निकल कॉलेज. और अभी मैंने सुना है कि अब हम एक जाइट गुरुकुल एकेडमी भी स्टार्ट कर रहे हैं. जी। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे पहले? Uh, uh, Welcome all to this podcast. My name is Abhishek Bansal, and Jait Group of Institution has established back in 1998 with a vision that we bring a student in a space where they're learning and they're experimenting, and they are also having an experience of how to develop their own entrepreneurship, how to get a great job. Once we started a school back in 2018, we realized a lot of students nowadays are preferring a special sort of a program, which is giving them an edge to understand what the coaching industry requires. तो लगभग कुछ 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 साल पहले हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि आज स्टूडेंट्स को सिर्फ हम लोग किताबी नॉलेज से उनके करियर तक नहीं पहुंचा सकते। उनका जो सक्सेस मॉडल है, उसको हम अचीव नहीं करवा सकते। देन वी डिड सम रिसर्च, वी अंडरस्टूड कि आज डेवलप्ड नेशन में एजुकेशन पैटर्न क्या है, एंड वी रियलाइज्ड कि अगर स्टूडेंट सिर्फ कोचिंग कर रहा है या सिर्फ स्कूल कर रहा है, दोनों में बहुत गैप है। कोचिंग आपको सिर्फ कुछ घंटों की एकेडमिक नॉलेज देगा, स्कूल आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। तो जाइट गुरुकुल एकेडमी का जो विजन है वो है इंटीग्रेटेड कैंपस डेवलप करना, वेयर द स्टूडेंट इज हैविंग एन एनवायरनमेंट विच इज प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ। अब प्रिपेयरिंग देम फॉर लाइफ का क्या मतलब है? यू नो, आज अगर किसी ने बीटेक कर लिया, बीबीए कर लिया या उसने 12th में अच्छे मार्क्स ले लिए, क्या वो आज सक्सेसफुल है? आज हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? रीजन बीइंग द स्टूडेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द राइट स्किल सेट, जो वो जिस चीज के लिए बने हैं। हमारे हिंदू धर्म में जो गुरुकुल विद्यापीठ चलते थे, उसमें बच्चे की योग्यता के हिसाब से उसको पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। लेकिन आज हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लेवल पर मैं कहूँगा कि इस लेवल पर आ गया है कि हम बच्चे के विजन को ही डेवलप नहीं कर पा रहे। तो जाइट गुरुकुल एकेडमी को डेवलप करने का प्राइमरी फोकस हमारा ये है कि हम ओवरऑल स्टूडेंट को उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएं, उसको वो सारी एक्टिविटीज करवाएं जिससे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। आइदर वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, स्पोर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो, मिलिट्री लेवल की जो ट्रेनिंग होती है जिससे बच्चे में रेजिलियंस आता है, डिसिप्लिन आता है, वो हो। कुछ साल वो हॉस्टल में बिताए, उसको वैल्यू सिस्टम उसका डेवलप हो। मैं इस चीज़ को जाइट गुरुकुल एकेडमी को एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करूं, तो मुझे लगता है कि दान, ध्यान और सम्मान, ये 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर, समाज को लेकर वो वैल्यू सिस्टम बने, और उस वैल्यू सिस्टम के साथ उसके अंदर राइट स्किल सेट हो,
टेक्नोलॉजी के बारे में भी उसको मालूम हो, अपनी संस्कृति के बारे में भी मालूम हो और एक अच्छा सिटीज़न बन के वो निकले हाँ। और किसी भी फ़ील्ड में जाए, एनडीए में जाए, डॉक्टर बने, मिलिट्री में जाए, लेकिन वो एक अच्छा सिटीज़न होगा, तो ही उसका कहीं न कहीं सिलेक्शन होगा। हाँ जी। जैसे सर ने बताया कि सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ सर मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जाइट गुरुकुल अकेडमी शुरू कर रहे हैं आप। तो वो जो आइडिया है माइंड में कैसे आया? कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे जाइट गुरुकुल अकेडमी शुरू करनी चाहिए? मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को फ़ोकस करने में सबसे ज़्यादा चैलेंज है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स को स्टूडेंट को वो कैसे इंटीग्रेट करें उनके विज़न के साथ, कैसे उनको पढ़ाई की तरफ उनका रुझाव बढ़ाएँ, कैसे उनको राइट नॉलेज दें और सबसे इम्पोर्टेंट उनमें रिस्पेक्ट कैसे लाएँ। तो जब हमने ये सारे पेरेंट्स के कंसर्न देखे, हमें लगा कि हमें एक ऐसा संस्थान डेवलप करना चाहिए, जहाँ हम ये तीनों ही वर्टिकल्स पे काम करें। बच्चे का करिकुलम ऐसा हो, टाइम टेबल ऐसा हो, जिसमें बच्चे को मेडिटेशन भी करवाई जाए, जिसमें स्पिरिचुअल लर्निंग भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, साइंस के प्रोजेक्ट्स भी बच्चा बनाए और साथ में अपना जो कोचिंग का विज़न है, उसके लिए भी हाइली क्वालिफाइड फैकल्टी से ट्रेन्ड भी हो। तो ये एक विज़न के साथ हम लोग जाइट गुरुकुल अकेडमी को डेवलप कर रहे हैं। ओके सर। सर हाउ कैन यू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन एंड डिसिप्लिन लर्निंग? आप अपने इंस्टीट्यूशंस में ला सकते हैं। देखिए, एज़ ए मैनेजमेंट वी विल डेवलप द पॉलिसीज़। द सेकंड लाइन ऑफ एक्शन विल बी डन बाय द फैकल्टी। हाँ जी। जाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे इंडिया के जो बेस्ट फैकल्टी हैं, वो हमारे साथ जुड़े और एक ऐसा संस्थान हम डेवलप करें जहां पेरेंट्स को ट्रस्ट हो, स्टूडेंट को वो क्वालिटी मिले, उनका जो विजन है वो पूरा हो। तो क्वालिटी फैकल्टी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारा 2026 का जो टारगेट है, वो है कि लगभग 500 स्टूडेंट्स को हम पूरे हरियाणा और पूरे देश से सेलेक्ट करके लाएँ, जिनके पेरेंट्स का उनके बच्चों के लिए कोई विज़न है। इसलिए हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया, वो 6th ऑनवर्ड स्टार्ट किया, ताकि जो प्रिमिटिव ईयर्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स को हम डेवलप कर पाएँ, फाउंडेशंस। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो और फैकल्टी के ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट फैकल्टी, I don't just talk about faculty which is strong in academics. They should be also good citizen. They should be also good, academician तो वो हो ही, लेकिन साथ में उनका एक एकेडमिक के अलावा समाज की तरफ उनका परसेप्शन क्या है, हाउ दे लुक एट द सोसाइटी, व्हाट आर द करंट इश्यूज दे आर लुकिंग एट, ताकि वो जब स्टूडेंट्स को कुछ सिखाएंगे तो दे विल प्रिपेयर देम फॉर लाइफ। हाँ जी, बिल्कुल। जी। सर हमारे पास बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पेरेंट्स कैसे जज करें कि हमारा बेस्ट है या कैसे जज करना चाहिए कि कौन-सा कोचिंग इंस्टीट्यूशन बेस्ट है? देखिए, मैं बोलता हूँ कि जाइट गुरुकुल एकेडमी इज़ नॉट जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का फ़ोकस 11th एंड 12th पर है। हमारा फ़ोकस है, जो भी पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक सीरियस प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ उनकी डेवलपमेंट को मॉनिटर किया जाएगा, राइटली एनालिसिस होगा और उनको वो सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। स्टूडेंट्स को एनालाइज़ कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। मैं आपको इसका छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे देश का सबसे सर्वप्रिय जो एग्ज़ाम है यूपीएससी, हाँ जी। उस एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे, तो उस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन उस नॉलेज के आधार पर एक स्टूडेंट उस सिचुएशन को कैसे एनालाइज़ करता है, उसका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
सिमिलरली किसी भी कोचिंग एग्जाम जो भी आईआईटी है, नेट है, उसमें भी स्टूडेंट्स के जो बेसिक्स हैं वो होने बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यही एक हम जिस व्यू पॉइंट से इसको डेवलप कर रहे हैं, उसमें मैं समझता हूँ कि वी आर नॉट डेवलपिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वी आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोग्राम which is suitable to every parent. Those are visionary for their kids. ओके सर। सर एक पेरेंट्स के माइंड में रहता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छे नहीं होते, मिथ एक चल रहा है जो मार्केट में कि भई प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से बनाए जाते हैं, तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं? क्या देखिए जो हम इस संस्थान का डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हमने काफ़ी स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रखे हैं हाँ जी, और वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम रखे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हर स्टूडेंट जो भी स्कॉलर है या जो भी अच्छा एक स्टूडेंट है वो उसको अवेल कर पाए। तो हमारा प्राइमरी फोकस कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पैसा कमाना नहीं है। हाँ जी। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि फंड्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। अगर फंड्स नहीं होंगे तो हम अच्छा फैकल्टी नहीं रख पाएँगे। बट मैं कहूँगा कि एक ओवरऑल सभी चीज़ों का मिश्रण है। अगर सभी चीज़ें सही हों, अच्छा बच्चा है, जो पेरेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उसको स्कॉलरशिप मिले, अच्छा फैकल्टी हो, बच्चे का करियर बने, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा मिक्स ऑफ ऑल अपॉर्च्युनिटी हम लोग डेवलप करें। हमारा विज़न कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह नंबर्स नहीं है, क्वालिटी है। बिल्कुल। सर जैसे कोचिंग होती है, पेरेंट्स ये भी होता है कि ट्यूशन्स ज़रूरी नहीं होती या कोचिंग ज़रूरी नहीं होती। तो उनके माइंड में आता है कि जो कोचिंग है वो स्मार्ट मूव है या रिस्की मूव है? आपके अकॉर्डिंग क्या मैम इसलिए हम लोगों ने ये बीच का रास्ता चुना है कि हम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इसलिए पेरेंट्स के लिए वो रिस्की अफेयर नहीं होगा। स्टूडेंट स्पोर्ट्स भी करेगा क्योंकि हमने ये 7 इयर्स का प्रोग्राम डेवलप किया। 6th ऑनवर्ड स्टूडेंट जब प्रिपेयर करना शुरू होगा, होलिस्टिक डेवलप होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी। 6 टू 8 उसका प्री फाउंडेशन है, हुँ, जिसके ऊपर द स्टूडेंट विल बी वर्किंग ऑन मल्टीपल वेज। वो पोट्री में आर्ट वर्क भी करेगा, वो म्यूजिक भी सीखेगा। तो ओवरऑल जब उसकी डेवलपमेंट होगी, ही विल बी एबल टू फाइनलाइज हिज करियर इन अ बेटर वे। तो वो रिस्की अफेयर मैं नहीं समझता हूँ होगा जब हम आपको कमिटमेंट दे रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका बच्चा खुद आपको बोलेगा कि मुझे आई एम नॉट मे बी मेड फॉर मेडिकल, मे बी आई एम मेड फॉर डिफेंस, और मे बी आई एम नॉट मेड फॉर डिफेंस, आई एम मेड फॉर मे बी कॉमर्स। और हम इन सबको छोड़ देते हैं। क्या पता कुछ स्टूडेंट ऐसे भी आए जो लीडरशिप रोल्स करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पॉलिसी मेकिंग में आना चाहते हैं। तो दीज 4 to 5 years इट विल बी अ कंप्लीट एक्सपेरिमेंशियल। एक्सपेरिमेंट के माध्यम से स्टूडेंट अपने करियर को चूज करेगा, लेकिन उसको जो सिखाया जाएगा वो एज पर द करिकुलम होगा। जो भी एग्जामिनेशन उसको देने हैं एट पार होगा, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एड ऑन्स होंगे। सर एज़ अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पेरेंट्स भी कुछ फैसिलिटीज़ चाहते हैं और स्टूडेंट्स भी कुछ फैसिलिटीज़ चाहते हैं। तो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम क्या-क्या फैसिलिटी एज़ अ पेरेंट और एज़ अ स्टूडेंट प्रोवाइड करा रहे हैं? As a facility, first is the students who are preferring the complete residential program. तो एक अच्छा बोर्डिंग सिस्टम उनको मिलेगा विद ट्विन शेयरिंग रूम्स, कंप्लीट मेस जो हमारा इन हाउस मेस चलता है वो उनको एक्सेसिबल होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट एरिना है जहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स रहेंगे, आउटडोर स्पोर्ट्स में क्रिकेट एकेडमी है, कराटे हैं, एनी अदर आउटडोर स्पोर्ट्स बैडमिंटन है, वो सभी फैसिलिटी उनको मिलेगी। रोबोटिक लैब्स हैं, कोडिंग है, उसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट है, म्यूज़िक है। मुझे लगता है कि जितने भी वर्टिकल्स एक स्टूडेंट को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए, एज़ अ कैंपस हम सभी सभी फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है तो हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते ही हैं जी, स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। करेक्ट। ओके सर। एक हैबिट जो एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए अगर उसको सक्सेस की तरफ लेके जाना है।
तो आपके अकॉर्डिंग क्या होती है वो है? अ, इसके ऊपर बहुत विस्तार में अगर हम बात ना करें और सिंपल रखें, तो मुझे लगता है डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। आज अगर आप मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखें या पॉलिटिशियंस को देखें, तो स्किल सेट कम्स नेक्स्ट, फर्स्ट कम्स द डिसिप्लिन। हाँ। तो हमारा जाइड गुरुकुल एकेडमी का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम हाउ टू ब्रिंग स्टूडेंट इनटू डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के लिए इट्स नॉट अ वन वन डे जॉब कि एक किसी को आप डिसिप्लिन कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस। और उस प्रोसेस के अंदर जो हमारी थ्योरी हम लोग जो प्राइमरीली हम यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट्स को ध्यान की तरफ लेकर जाना है। और मैं समझता हूँ कि जो मेडिटेशन है इज़ नॉट जस्ट फॉर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए नहीं है। मेडिटेशन अगर न्यूरोसाइंस के एंगल से हम देखें, तो वो आपके लिए फ़ोकस डेवलप करता है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डेवलप करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्टूडेंट्स को उस पेडागॉजी से टीच करेंगे, उस सिस्टम में उनको लेकर आएँगे, तो रिमार्केबल रिज़ल्ट्स हमें मिल सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट जो आज मेंटल हेल्थ के कारण डिप्रेशन में जा रहा है या उसमें ओवरथिंकिंग है या सोशल मीडिया के कारण अनरेस्ट है, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा स्टूडेंट अलाइन्ड नहीं है राइट थिंग्स की तरफ, तो वो इस प्रोग्राम को मैं समझता हूँ 6 टू 8 वाला जो प्रोग्राम है, वो ज़रूर चूज़ करें। वहाँ पेरेंट्स को वो चेंज लगेगा अपने बच्चे के अंदर। आज बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि स्टूडेंट्स में वो एटिकेट्स नहीं है, हाँ जी। वो मैनर्स नहीं है या वो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो रीज़न कहाँ है? क्योंकि आज उनका जो बेस। बेस है, रेफ़रेंस है, वो सब एक स्क्रीन हो गई है। दे डोंट हैव द रियल रोल मॉडल्स। तो हमारा जो 500 स्टूडेंट का मिशन है, उसको हम यही चाहते हैं कि वो 500 पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ें, जो एक उन स्टूडेंट्स के माध्यम से एक रियल सोसाइटी का रिफ्लेक्शन हम डेवलप करें और एक मॉडल क्रिएट करें कि एजुकेशन जो है, वो 3 या 4 पिलर्स पे होनी चाहिए। फर्स्ट इज़ द डिसिप्लिन, सेकंड इज़ आपका मैं बोलूँगा नॉलेज, थर्ड इज़ द टेक्नोलॉजी। विल टच ऑल 3 पॉइंट्स। जब हम स्टूडेंट्स को एनडीए में प्रिपेयर करेंगे या स्ट्रिक्ट थोड़ा-सा उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिज़िकल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। सो दे विल फील लाइक हाउ समवन प्रिपेयर्स फॉर मिलिट्री। व्हेन दे विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट या वो फार्मलैंड्स में कुछ काम करेंगे, they will have a versatility in their in their personality। 6 to 8 हमारा मॉडल वो रहेगा। 9 to 10th इट विल बी मोर लाइक अ एकेडमिक सिलेक्शन कि वो किस फील्ड में दे आर फिट। एंड 11th 12th विल बी अ फोकस्ड बैच। सो दिस इज द विजन विच वी आर टेकिंग अप। ओके सर। सर 2 वर्ड्स हैं डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी। इन दोनों वर्ड्स में से ऐसा क्या है, मतलब डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी में से ऐसी कौन-सी चीज़ है जो एक टॉपर बना सकती है? मैम बिना डिसिप्लिन के क्रिएटिविटी नहीं आती। नहीं आ सकती। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन उसके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम क्यों हैं? रीज़न क्या है कि मेडिटेशन आपके न्यूरॉन सिस्टम में स्पेस क्रिएट करती है जो कि क्लटर्ड है विद लॉट ऑफ मेमोरीज एंड पैटर्न्स। जब वो स्पेस क्लियर होता है, तो आप देखिए, आप आधे घंटे का मेडिटेशन मेडिटेशन सेशन कीजिए और आप रियलाइज़ करेंगे कि आप में नए-नए आइडियाज़ आने लगेंगे। दैट्स हाउ द क्रिएटिविटी कम्स। तो डिसिप्लिन विल क्रिएट क्रिएटिविटी। इट इज़ नॉट creativity which what creates discipline. So I think choosing either of them is not possible. दोनों चीज़ें ज़रूरी दोनों हैं। जरूरी है। मतलब यस, इनोवेशन भी होना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना करेक्ट। चाहिए। सर जैसे अकेडमी है हमारी, जाइड गुरुकुल अकेडमी, तो आप एंश्योर कैसे कर सकते हैं पेरेंट्स को कि आप
किसी भी ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आपकी एकेडमी में? मैम, फर्स्ट थिंग विच विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द डिसिप्लिन, हाँ जी। second will not compromise on the academics, third will not compromise on the promises which we have made to the parents, and uh, lastly, financial, कहीं पर भी पेरेंट को ये नहीं लगेगा कि मैंने जो जो अमाउंट एक संस्थान को दिया है उसके रिवर्स में आई हैव नॉट गॉट द वैल्यू. तो दीज आर द फोर पिलर्स वी आर बिल्डिंग दिस इंस्टीट्यूशन. ओके देन। आप पेरेंट्स को क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं जाइट गुरुकुल अकेडमी की तरफ से? मतलब आपको अपना मतलब बच्चा दे रहे हैं, चाइल्ड दे रहे हैं, तो आप उनको क्या प्रॉमिस करना चाहते हैं? मैं यही प्रॉमिस करना चाहूँगा कि आप एक साल में ही वो बदलाव देखेंगे. और सिक्स्थ ऑनवर्ड्स हमने ये प्रोग्राम इसलिए चूज़ किया है कि सिक्स्थ के बाद पेरेंट्स एक डिसीजन लेते हैं अपने बच्चे के लिए. बिल्कुल, बिल्कुल। वो आइदर हॉस्टल में भेजते हैं या क्योंकि 6 टू 12th ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चा या तो बिगड़ सकता है बहुत ज़्यादा करेक्ट, या बहुत ज़्यादा संवर जाता है। संवर जाता है. तो मैं सभी पेरेंट्स से ये गुज़ारिश करूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 1 साल इस मॉडल को अडैप्ट करें. 1 साल में आपको चेंजेस लगेंगे, आप दोबारा आएँगे. लेकिन 1 साल अगर आपने अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को वो एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो कहीं न कहीं आप उस अपॉर्च्युनिटी से मिस कर सकते हैं. और इसको हर पेरेंट तक पहुँचाने के लिए हमने एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जिसके माध्यम से हम लोग टॉपर्स को अवार्ड्स भी दे रहे हैं. और हमने एक स्कीम डेवलप की है कि टॉप 100 स्टूडेंट जो क्वालिफाई करेंगे, उसके लिए 100% स्कॉलरशिप है. 100% स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि देयर इज़ नो ट्यूशन फीस. एंड नेक्स्ट 100 के लिए 75, नेक्स्ट 100 के लिए 50. सो दिस इज द स्कॉलरशिप स्कीम व्हिच वी हैव डेवलप्ड. हम चाहते हैं कि हमारे पास विजनरी स्टूडेंट आए, विजनरी पेरेंट्स आए, हम एक मॉडल डेवलप करें. हमारी गवर्नमेंट भी गुरुकुल सिस्टम्स को बढ़ावा दे रही है. बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक अमेलगमेशन है. क्योंकि मैं हमारा हिंदू कल्चर भी गुरुकुल को डेवलप करना चाहता था, शुरू से ही हम देखते आ रहे हैं। सर एक स्टूडेंट अपना होल डे कैसे स्पेंड करेगा जाइट गुरुकुल अकेडमी? मैम, जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रोग्राम में रहेंगे, उनका डे स्टार्ट होगा 1 hour ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग विद मेडिटेशन. उसके बाद 45 to 50 मिनट्स का उनका स्पोर्ट्स रहेगा, जो भी वो स्पोर्ट चूज करेंगे. एंड देन दे विल हेड बैक टू देयर हॉस्टल्स. दे विल गेट रेडी. दे विल कम बैक टू द मेस. वहाँ वो न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, एंड दे विल डायरेक्टली गो टू द एकेडमिक्स. Now, the initial 4 hours of the academic will be the curriculum based. और ड्यूरिंग दैट टाइम उनको एक रिफ्रेशमेंट हाँ जी। मिलेगा, न्यूट्रिशियस रिफ्रेशमेंट. उसके बाद स्ट्रेट अप उनका लंच रहेगा. लंच के बाद एक सेशन उनका रहेगा जहां वो अपने विजन मिशन स्टेटमेंट्स को डेवलप करेंगे. ओवरऑल ओपन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम होगा, साइंस के डिस्कशन होंगे, प्रेजेंटेशन होगा. उसके बाद लगभग 1 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को रेस्ट मिलेगा. फिर उनका जो सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी, दैट विल बी फॉर अबाउट 3-3.5 आवर्स, जहां उनका बेस डेवलप किया जाएगा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से. जहां उनका एकेडमिक खत्म होगा लगभग 6-6:30 बजे, उसके बाद वो फिर इवनिंग स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे. और जो डे स्कॉलर स्टूडेंट्स होंगे, दे विल हेड बैक टू देयर होम. और जो रेजिडेंशियल स्टूडेंट होंगे, वो अपने हॉस्टल्स में जाएंगे. दे विल टेक सम रेस्ट एंड देन दे विल रीअसेंबल फॉर कलेक्टिव डिनर. सभी एक साथ डिनर करेंगे विद अ प्रेयर. डिनर करने के बाद व्हेन दे विल मूव बैक, दे विल नॉट मूव बैक टू देयर rooms. They will move back to the prep room. Prep room is where they will have a evening study time. इवनिंग स्टडी टाइम में स्टूडेंट ओपन है, वो नॉवेल्स पढ़ सकता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, एनीथिंग विच इज़ ऑल्सो मॉनिटर्ड. उसके बाद वो अपने अपने रूम्स में जाएंगे. दे विल प्रिपेयर देयर बेड और वो सोने की तैयारी करेंगे. तो ये पूरे दिनचर्या में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जो स्टूडेंट्स के लिए एक एज ए सरप्राइज भी रहेगा. कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग के लेक्चर्स भी होंगे. इसमें एक जो मेजर चीज़ मैं समझता हूँ
जो आपने मुझसे पहले भी पूछा कि डिसिप्लिन कैसे लाएँ एक स्टूडेंट की लाइफ में। तो डिसिप्लिन का मेजर पार्ट है कि वो अपने दिनचर्या में अपने जो काम हैं, जैसे अपने क्लोथ्स वॉश करना, आयरनिंग करना, ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमारे गुरुकुल का पार्ट था। हाँ जी। तो हम चाहेंगे कि उसको पूरे टाइम नहीं स्टूडेंट के ऊपर बर्डन डालें, लेकिन एटलीस्ट वंस इन अ व्हाइल स्टूडेंट वो सब चीज़ें भी सीखे जो उनकी दिनचर्या का पार्ट है, बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें। तो इस टाइप से पूरे दिन में स्टूडेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, स्पोर्ट्स भी करेंगे, लंच करते हुए, डिनर करते हुए दे विल लर्न अबाउट हाउ द फूड इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड, किस टाइप का न्यूट्रिशियस फूड उनको खाना चाहिए। बिकॉज़ आई फील बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अच्छा परफॉर्म इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, उनको डाइट प्रॉपर नहीं मिलती है, बिल्कुल। राइट? तो दिस इज़ द एंटायर डे दे विल बी हैविंग। और स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हैं, टीम वर्क भी करना आएगा। जी, राइट। सर हमारा जो जाइट गुरुकुल अकेडमी है, वो अदर इंस्टीट्यूट से, अदर गुरुकुल से कैसे अलग हो सकता है? अलग हमारा जो गुरुकुल अकेडमी है वो अलग इसलिए है बिकॉज़ हम एक फंडामेंटल को लेकर नहीं चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट आज की जो टेक्नोलॉजी की नीड है उसको भी समझे, वहाँ पर भी अपने आप को सशक्त बना पाए। वो वैल्यू सिस्टम्स को भी समझे गुरुकुल मॉडल के थ्रू जैसे आपने कहा कि नंबर्स पर फोकस ना करके हम होलिस्टिक डेवलपमेंट और पर डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। तो हमारा ये विज़न जो है वो इंटीग्रेटेड कैंपस की तरफ है कि हम 3 पिलर्स को लेकर चल रहे हैं। जैसे आज 3 टाइप के स्कूल्स हैं मार्केट में। वन जो मॉडर्न एजुकेशन को फ़ोकस करते हैं। वन जो बोलते हैं कि हम टिपिकल गुरुकुल स्कूल बनाएँगे। और थर्ड वो है जो बोलते हैं कि हम जैसे सैनिक स्कूल हैं या एनडीए प्रिपरेशन के स्कूल हैं। तो हम तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक्टिविटीज़ और करिकुलम और जो सिस्टम हम प्लेस करेंगे, उसके माध्यम से तीनों वर्टिकल्स पे स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यूनिक है, बट वो यूनिक जभी बनेगा जब स्टूडेंट्स आके बोलेंगे कि सर येस, वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड। फीडबैक। फीडबैक जब मिलेगा, राइट। सर आज के टाइम पे जो हमारी जाइट गुरुकुल अकेडमी है, जाइट गुरुकुल अकेडमी में हमारा जो फैकल्टी रहेगा, फैकल्टी एज़ अ एकेडमिक डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, साथ-साथ वहाँ पे वो एज़ अ मेंटर रोल प्ले करेगा। तो आप उसके रिगार्डिंग कैसे इंश्योर कर सकते हैं पेरेंट्स को? मैम ऑल फैकल्टी विल बी वर्किंग एज़ मेंटर्स हाँ जी, बिल्कुल। और वो मेंटर्स के तौर पे काम करेंगे जभी वो जाइट गुरुकुल अकेडमी के फैकल्टी बनेंगे। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा उद्देश्य अच्छे नागरिक बनाना है और उसके तहत वो अपनी डायरेक्शन चूज़ करें। तो जो भी फैकल्टी रहेंगे, उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, उन्होंने कुछ सामाजिक काम किया है कि नहीं किया है। तो जब कोई रोल मॉडल एज़ ए फैकल्टी जॉइन करता है, हाँ, तो अगर उन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं ऐसे जो कि रोल मॉडल के तौर पे स्टूडेंट्स के लिए एक लर्निंग बन सकते हैं, तो वो कभी मेंटोरशिप नहीं कर पाएँगे। तो हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही सिलेक्टिव रहेगा। हम लोग इस काम पे लगे हुए हैं कि अच्छी एक टीम को डेवलप करें और वो जो टीम होगी, वो संपूर्ण रूप से मैं कहूँगा कि वो मेंटरशिप भी करेगी, स्टूडेंट्स को मोटिवेट भी करेगी और स्टूडेंट्स के अंदर वो एक विज़न को डेवलप करने का काम भी करेगी। क्योंकि पेरेंट्स को डर लगता है, सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जब बच्चे को बाहर भेजते हैं, तो उनको ये डर लगता है कि भई 6 टू 12th के लिए वो बच्चे को बाहर भेज रहे हैं राइट। और वही बेस है, फाउंडेशन है, उसमें अगर अगर वो गड़बड़ी रहती है, तो वो पूरा लाइफ़ वो बच्चा सफ़र करता है। देखिए मैम बहुत पेरेंट्स को आज हॉस्टल में भेजने से प्रॉब्लम्स हैं हाँ जी, और वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट जो है, वो हॉस्टल्स के अंदर डिसिप्लिन को और उसको स्ट्रिक्ट नहीं बना पाती है। तो मैं एज़ ए मैनेजमेंट मैं ये समझता हूँ या हमारे पूरे ग्रुप के नज़रिए से अगर मैं बात करूँ, तो मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि कहीं पर भी स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अलावा कोई भी एक्टिविटी को हम प्रमोट नहीं करेंगे और उसके लिए जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने होंगे, जो सिस्टम्स बनाने होंगे, सिक्योरिटी
मैनेजमेंट, वो सब हम लोग उस लेवल का रखेंगे कि पेरेंट्स ये आके हमें नहीं बोल पाएगा कि हमारा पेरेंट्स बोर्डिंग में गया और बिगड़ गया, या उसको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गया जो नहीं होना चाहिए था। बिकॉज़ हमारा मॉडल ये है कि स्टूडेंट को आप ट्रेन करें, उनको लर्निंग कैपेबिलिटी में लेकर आएँ, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ आपके सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, जहाँ स्टूडेंट इनडिसिप्लिन एक्टिविटी कर रहा है, या उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, या वो स्टूडेंट फाउल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या फिर अपने रूम के अंदर इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है जो हमें नहीं पता चल रही। तो जो पूरा सिस्टम रहेगा, वो स्ट्रिक्ट रहेगा। पेरेंट्स के नज़रिए से मैं बोलना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स ये इसको अपने दिमाग में निश्चिंत इसको अपने आप इसको ले सकते हैं हमारी तरफ से एज़ ए वर्ड, कि जहाँ स्ट्रिक्ट होना होगा, हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। जहाँ स्टूडेंट्स के लिए एक कल्चर डेवलप करना होगा, कल्चर डेवलप करेंगे। इट विल बी अ मिक्स ऑफ ऑल। ओके। सर जैसे आज स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा है, मतलब गेमिंग सेक्शन की तरफ या फिर इंस्टाग्राम या ऐसी चीज़ें यूज़ करता है जो कि एज़ अ पेरेंट्स को गलत लगती हैं कि ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का कम यूज़ करना चाहिए, सारा टाइम फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, या ये माइंडसेट रहता है पेरेंट्स का। तो जो ये दिक्कत रहती है सोशल मीडिया की वजह से, तो हम टेक्नोलॉजी वगैरह का कैसे यूज़ कर सकते हैं? मैम देखिए, टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स की मजबूरी बन गई है कि आज वो करे क्या? उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है, डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज़ को सीख रहा है। तो रेदर हम टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर बने, हम टेक्नोलॉजी बनाने कैसे बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को, वो सिखाने पे ज़्यादा फोकस करेंगे स्टूडेंट्स को। द मोमेंट दे विल अंडरस्टैंड, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बोलता हूँ, जितने भी हमारे बिग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एलन मस्क हैं, मार्क ज़ुकरबर्ग है, उनके जो बच्चे जिस स्कूल्स में जाते हैं, आप मानिए वहाँ कहीं पर भी उनको सोशल मीडिया या फ़ोन अलाउड कर यूज़ करना अलाउड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कंज्यूमराइज़ेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। जिसके कारण पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन जाइड गुरुकुल अकेडमी में अगर बच्चा जुड़ता है, तो उसको ये महसूस भी नहीं होगा कि मैं सोसाइटी से या सोशल मीडिया से कट गया हूँ, क्योंकि उसको उस लेवल का नॉलेज हम देंगे कि उसको ये फ़ील नहीं होगा कि आई एम डिस्कनेक्टेड। मतलब टेक्नोलॉजी तो यूज़ करे वो, लेकिन पॉज़िटिव वे में। पॉज़िटिव करे। देखिए, आज बच्चा 2 बजे स्कूल से जाता है वापस, बिल्कुल। उसके बाद ट्यूशन जाता है। हाँ, शाम को 5 बजे से 10 बजे के बीच में उसके पास कुछ करने को नहीं है। आउटडोर स्पोर्ट्स बच्चा नहीं कर पा रहा है। उसको एनवायरनमेंट नहीं है। पेरेंट्स भी भेज नहीं पा रहे हैं क्योंकि डरते हैं, बाहर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए। तो उन सभी पेरेंट्स के लिए जाइड गुरुकुल अकेडमी एक ऐसा विकल्प है कि उनको होलिस्टिक अप्रोच मिलेगी। बच्चा सोशल मीडिया से भी बाहर आएगा, एटिकेट्स, मैनर्स भी सीखेगा और अपनी लाइफ को अच्छे से डिज़ाइन भी कर पाएगा। सर एज़ अ पेरेंट्स को ये रहता है कि हम बच्चों को अपने से दूर ना करें। हम पास में किसी स्कूल में टीच करवा लें या पढ़वा लें बच्चों को ताकि हमारी नज़र रहे, पास में ही मिल सकते हैं। तो एज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर और एज़ अ मेंटर आप कैसे गाइड कर सकते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को थोड़ा टाइम दूर रखना अच्छा है या नहीं है? मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसर्न है पेरेंट्स के लिए कि हम अपने बच्चों को हम अपने अपने आप से दूर कैसे करें। बट अगर आप ओवरऑल सक्सेस रेशियो देखेंगे या कुछ स्टैट्स देखेंगे, तो जिन लोगों में, जिन पेरेंट्स या जिन स्टूडेंट्स में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है या होम अटैचमेंट कम है, दे आर मोर प्रोन टू बिकम मोर सक्सेसफुल। क्योंकि आज अगर वो अ, इस माइंडसेट में नहीं आए कि हमें काम के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, हमारी कहीं पोस्टिंग बाहर हो सकती है, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएँगे। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक सेफ एनवायरनमेंट भी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को कुछ सालों के लिए स्टूडेंट्स को हॉस्टल में ज़रूर भेजना चाहिए, और वहाँ से स्टूडेंट बहुत कुछ सीखता है।
लेकिन ये भी देखना चाहिए कि जो हॉस्टल वो चूज़ कर रहे हैं, हाँ, वो हॉस्टल की मैनेजमेंट कैसी है, हाउ डिवोटेड दे आर फॉर द ऑर्गेनाइज़ेशन। तो वो सब चीज़ें अगर देखते हैं, तो मुझे लगता है हर पेरेंट को कुछ सालों के लिए अपने बच्चे को डेफ़िनेटली हॉस्टल में भेजना चाहिए और उसके लिए थोड़ा-सा तकलीफ़ होगी। इनिशियली इमोशनली इमोशनली आप फ़ील करेंगे कि मेरा बच्चा मुझसे दूर जा रहा है। बट मुझे लगता है वो दूरियाँ एक-दूसरे को करीब भी लेकर आती हाँ हैं। जी, बिल्कुल। जब स्टूडेंट बहुत कुछ सीखेगा, तो उसमें वो वैल्यू सिस्टम भी आएँगे कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है और उसमें वो भाव भी क्रिएट होगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। दूर रह के ज़्यादा रियलाइज़ होती ज़्यादा रियलाइज़ होता है, वैल्यूज़ ज़्यादा बनती हैं। तो मुझे लगता है कि हॉस्टल्स में बच्चों को भेजने से उसका इमोशनल क्वोशिएंट जो है वो बढ़ता है और ये बहुत ज़रूरी है। है। सर अगर आप एक डायरेक्टर ना होते, तो आप किस फ़ील्ड में जाना चाहते? क्या बनते आज? 2 फ़ील्ड मुझे लगती है जहाँ मैं अगर डायरेक्टर नहीं होता, एजुकेशन से जुड़ा नहीं होता, तो मैं चूज़ करता। वन इज़ पॉलिटिक्स, कि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी फ़ील्ड है जहाँ आप ग्रेटर चेंज के लिए काम कर सकते हैं। सेकंड मुझे लगता है मुझे सिनेमा बड़ा पसंद है। सिनेमा क्यों पसंद है? बिकॉज़ वो भी एक सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। तो डायरेक्शन मतलब आज मैं डायरेक्टर हूँ तो मुझे फ्रंट कैमरा के सामने आना पड़ रहा है, बट आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ गाय हू लाइक्स टू बी एट द बैक, जो कुणाल जहाँ खड़े हैं, राइट? ऑल माय लाइफ आई हैव बीन एट द बैक ऑफ द कैमरा, थिएटर किया, जो भी किया। तो दीज़ 2 फील्ड आई वुड प्रेफर, या। सर ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एक डेवलपिंग नेशन है और एक डेवलप्ड नेशन है, तो दोनों के एजुकेशनल आज जो डेवलपिंग नेशन है, वो पीछे क्यों है? मतलब क्या रीज़न है एजुकेशनली वो पीछे जा रही है और डेवलप्ड नेशन प्रोग्रेस कर चुकी है? मैम बहुत ज़्यादा इसमें जो डिफरेंस आप पाएँगे, वो आप पाएँगे प्रिमिटिव एजुकेशन में। प्रिमिटिव एजुकेशन का मतलब है, जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारे हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में, वो उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं कर रहे जो आज इम्पोर्टेंट है। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा जापान का। हाँ। अप टिल 5 इयर्स ऑफ द एज, जापान का एजुकेशन सिस्टम ये बोलता है कि हमें उनको नॉलेज या एग्ज़ामिनेशन में नहीं बाँधना, हमें उनके अंदर वैल्यू सिस्टम इनकलकेट करना है। क्योंकि दे नो कि अगर वैल्यू सिस्टम 5 साल तक नहीं डेवलप हुआ, वो बाद में नहीं होगा। बिल्कुल। तो 5 साल तक वैल्यू सिस्टम पे वो फ़ोकस करते हैं। वहाँ के स्कूल्स में मोटर स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। वहाँ स्टूडेंट्स खुद फार्मिंग करते हैं। मतलब आप अचंभित रहेंगे कि वहाँ छोटे से छोटा बच्चा हर स्कूल में छोटा-सा फार्म होता है, वहाँ अपना पोटैटो खुद उगाता है। अब मेबी आई डोंट नो इंडिया में वो चीज़ को कैसे देखा जाएगा, बट हम जाइट गुरुकुल अकेडमी के अंदर वो कल्चर लाएँगे। और वो लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि एक जो हम खाना खा रहे हैं या फूड हम कंज़्यूम कर रहे हैं, उसको उगाने में कितनी मेहनत लगती है और उसको उगाने में जो इंडिया की 60-70% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, उसके लिए उसके अंदर एक पॉजिटिव भाव क्रिएट होगा। कल को वो कोई ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, तो वो उस फार्मर के लिए अच्छी सोच रखेगा और अच्छे काम करने की निष्ठा से वो आगे बढ़ेगा। तो एक तो ये है कि जापान के अंदर ये चीज़ कैसे हो रही। सेकंड अगर मैं चाइना या कोरिया की बात करूँ या इज़राइल की बात करूँ, तो वहाँ बहुत कम उम्र से ही स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एजुकेशन में वो बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ जी। स्किल बेस्ड एजुकेशन डज़ नॉट मीन कि आपने सिर्फ़ कुछ कंप्यूटर के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर सीख लिए। स्किल बेस्ड मतलब ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइन्स में भी काम करते हैं। वो स्कूल्स के अंदर न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर भी वर्क करते हैं। रॉट लर्निंग की तरफ प्रेफ़र नहीं करते, प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल बट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल तो हमारे इंडिया में भी बहुत कुछ करने का प्रयास चल रहा है। बट उसको रियली में स्कूल्स में कैसे लेकर आया जाए
वो जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम या 6 घंटे का जो ये बैक टू बैक क्लासेस वाला सिस्टम है, उसको अगर हम थोड़ा ब्रेक नहीं करेंगे, विल ब्रिंग एन ओपन सॉर्ट ऑफ अ साइंस एग्जीबिशन एनवायरनमेंट, या स्टूडेंट एक टेक्नोलॉजी को सीखते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो एनवायरनमेंट जब तक नहीं आएगा। क्योंकि स्टूडेंट फन एक्टिविटी से ज़्यादा सीखता है बजाय और चीज़ों के। बिल्कुल, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप बच्चों को बैकयार्ड में भेज दें और उनको बोलें कि ये कुछ मटेरियल है, इससे आप कुछ बनाइए, तो उनकी क्रिएटिविटी पता चलेगी और क्रिएटिविटी से ही उनका करियर बनेगा। हुँ। खेल-खेल में उन्हें सिखाएँ। सिखाएँ, तो बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे मॉड्यूल्स हैं स्टेम एजुकेशन जैसे है जिसको हम इनकलकेट करना चाहिए, राइट? अ, मैं समझता हूँ कि साइंस को पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाएँ। हिस्ट्री में कैसे टेक्नोलॉजी बनी, उस टेक्नोलॉजी जो बनी उसको बनने में कितना समय लगा, और हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाएँ। हमारे यहाँ पर अ, मुझे ऐसा लगता है हिस्ट्री को सबसे बोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाता है। मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये लगता है। लेकिन आप मानिए जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया और तो वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट जो मेरा इंटरेस्ट बना वो हिस्ट्री में ही बना, क्योंकि वो पढ़ाने का तरीका, उससे जैसे आप रिलेट कर रहे हो। देखिए, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में एनालिटिकल स्किल्स को कम से कम ध्यान दिया जाता है कि किसी भी पॉलिसी किसी भी राजा ने बनाई या किसी भी गवर्नमेंट ने बनाई, उसको किस आधार पे बनाई, फैक्ट्स क्या थे, स्टैटिस्टिक्स क्या था, रिसर्च वर्क क्या था। मतलब प्रॉब्लम क्या थी उस बेसिस पे। करेक्ट। तो वो हमारे सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। हुँ। हमें फॉर इंस्टेंस कोल्ड वॉर पढ़ा दिया, लेकिन कोल्ड वॉर अगर यूपीएससी के एग्जाम में आएगा तो वो कोल्ड वॉर के बारे में नहीं पूछेंगे कि कोल्ड वॉर कैसे हुआ, कहाँ हुआ। दे विल आस्क कि अगर कोल्ड वॉर हुआ तो हु वर द टॉप लीडर, उनका माइंडसेट क्या था, व्हाई डिड दे डेवलप, व्हाई वर इन दैट टाइम, वो कोल्ड वॉर में क्यों थे, उस दौरान क्या हुआ। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा-सा विस्तार में पढ़ाना चाहिए। बच्चों को अच्छी मूवीज़ के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। बहुत कंटेंट है इंटरनेट के ऊपर, मूवीज़ के माध्यम से हम स्टूडेंट को अवेयर कर सकते हैं और एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। मतलब मतलब यही है कि हम स्टूडेंट्स को सिखाएँ, जिससे वो एन्जॉय भी करें और सीखें भी। बोरिंग ना लगे उन्हें। बोरिंग ना थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। जी।